आपको अपडेट करें, ज़िला इंतजामिया का मुस्लिम लीग नून को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त देने से इनकार। ज़िला इंतजामिया की तरफ से मुस्लिम लीग नून को गैर रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया। आपको बताएं कि वर्कर्स कन्वेंशन हर सूरत होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से रद्दअमल का इजहार किया गया है। ज़िले इंतजामिया का मुस्लिम लीग नून को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त देने से इनकार और ज़िले इंतजामिया की तरफ से मुस्लिम लीग नून को गैर रस्मी तौर पर आगाह भी कर दिया गया और वर्कर्स कन्वेंशन हर सूरत होगा। ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से रद्दअमल का इजहार किया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, इस वक्त लीगी रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा, इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन ना होने के बाद लीगी रहनुमाओं का क्या रद्द अमल है? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ज़िले इंतजामिया का मुस्लिम लीग नून को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त न देने से इनकार। ज़िले इंतजामिया की तरफ से मुस्लिम लीग नून को गैर रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा, इस वक्त लीगी रहनुमाओं की जानिब से क्या रद्द अमल आ रहा है? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ज़िले इंतजामिया का मुस्लिम लीग नून को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त देने से इनकार। ज़िले इंतजामिया की तरफ से मुस्लिम लीग नून को गैर रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया है। वर्कर्स कन्वेंशन हर सूरत होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से रद्द अमल का इजहार किया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि ज़िला इंतजामिया का मुस्लिम लीग नून को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त देने से इनकार। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम शहजाद साहब, इस वक्त कन्वेंशन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है ज़िले इंतजामिया की जानिब से, क्या कहेंगे? इससे कशीदगी जो बढ़ने का खदशा नहीं है और जमहूरियत क्या इस तरह से चलेगी? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन पा रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब, बताइएगा। इसमें देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए देखिए एक पेंडेमिक है और कोविड की वजह से लोग इकट्ठे जो हो रहे हैं, इससे जितनी बीमारी फैलेगी, इन लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है। क्योंकि इस वक्त ये दूसरी जो लहर है, इस चीज में बड़ी शिद्दत इख्तियार कर ली है और इतनी ज्यादा ये फैल रही है और इतनी तेजी से फैल रही है कि आज पूरे पाकिस्तान में पिछले 4 महीने से सबसे ज्यादा मौत आज हुई है, 75। तो हम ये समझते हैं कि ये 15 दिन रुक जाए, महीना रुक जाए, जब ये काम खत्म हो जाए, लोगों की जिंदगी के साथ तो कम से कम ये ना खेले। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, जिस तरह से आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइबल है कि एक तरफ हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से अगर इजलास होते हैं तो वहां पर जो है वो कोरोना की पेंडेमिक की सिचुएशन को डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ओपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया जाता है? देखिए, ये सबसे पहले तो इन्होंने ये इशू उठाया था कि असद उमर साहब ने घोटकी या सांगड़ में एक जलसा किया है। उसका बड़ी क्लैरिफाई असद उमर साहब ने कह दिया था कि वहाँ कह दिया, और हमने टीवी में भी देखा है कि वहाँ पे 300 लोग थे। 300 लोगों की इजाजत है, ये 300 लोगों का वर्कर कन्वेंशन बुला लें और ऐसे SOPs को रखें, उसको अपना कोविड के जो SOPs बनते हैं उसको उसका ख्याल रखें। ये 300 बंदे के लिए आप कर लें वर्कर कन्वेंशन। ये लोग लेकिन गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं इजाजत दे देता हूँ, ये 300 बंदे का कर। लेकिन अच्छा, आप इजाजत दे रहे हैं लेकिन इंतजामिया तो इजाजत नहीं दे रही, जिसकी बिना पर अब कशीदगी, उन्होंने तो मुतबादल रास्ते और रोड ब्लॉक करने की बात भी कर दी है। तो वर्कर कन्वेंशन करना है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेते हैं, 300 वर्कर कन्वेंशन करना है तो फिर आप गो अहेड देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमें कोई ये जिस तरह से हुकूमत की जानिब से रवैया रवा रखा जा रहा है, अगर इसी तरह से रहा तो वो रोड ब्लॉक करके वहां पर करेंगे। देखिए, अगर वो मैं ये नहीं समझता कि इसमें इनको खुद ख्याल रखना चाहिए कि कोविड जो इतनी शिद्दत, उसकी सेकंड जो उसकी लहर है, वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अब ये लोग नहीं समझ रहे। अगर 15-20 दिन के लिए रुक जाएंगे और जलसा 11 दिसंबर का अगर लाहौर में है तो वो उसको 30 दिसंबर में या नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जानी है? ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि अब वो खुद इजाज़त लेके देंगे, लेकिन 300 वर्कर्स जो है वो इससे ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए इंतज़ामिया का मुस्लिम लीग नून को एक तरफ वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त देने से इनकार भी कर दिया गया है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की नसरबंदी के खिलाफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद का कहना है कि जलसे से रोकने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां काबिल मुसम्मत हैं। गिरफ्तार रहनुमाओं को 1 माह के लिए नसरबंद करने का फैसला इंतहा दर्जे का जुल्म है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्कुरनैन ताहिर से। जी आगाह कीजिएगा। मुल्तान में मीडिया में शिरकत से रोकने के लिए अपोजिशन लीडर्स को, अपोजिशन वर्कर्स को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको गिरफ्तार किया गया। और ये भी देखने में आया कि पुलिस जो है वो घरों में घुसकर उनको गिरफ्तार करती रही और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। अपोजिशन लीडर्स का इस पर जो है वो शदीद किस्म का रद्दअमल सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि सिर्फ मुल्तान में शिरकत से रोकने के लिए जो है वो 30 दिन के लिए नज़रबंद करना अपोजिशन लीडर्स को, सियासी वर्कर्स को उनके जमहूरी हक पर जो है वो डाका है। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद मौजूद हैं, सदर हैं उलमा मशाइख विंग मुस्लिम लीग नून के। उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अब सब फरमाइएगा, क्या कहते हैं 30 दिन के लिए नज़रबंद करना जो है वो सिर्फ इस वजह से कि मुल्तान में जलसे में शिरकत करने का इरादा रखते थे, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान, बिलखुसूस हुकूमत पंजाब की बुकलाहट का अंदाज़ा और गैर जमहूरी रवैया है और जालिमाना रवैया है। आप देखें कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर पे पीटीआई ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक नौजवान को गिरफ्तार नहीं किया, किसी पर कुछ जुल्म और तशद्दुद नहीं किया। इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दिया क्योंकि ये गैर जमहूरी लोग हैं और ये गैर जमहूरी तरीके से आए हैं। जमहूरियत का लिबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है। हकीकत में ये गैर जमहूरी लोग हैं और ये मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं, और जब मुसल्लत किया जाता है वो जुल्म करता है और वो ज्यादती करता है। ये किस कानून में लिखा है, किस इखलाक में, किस शरीयत के कानून में है, किस जमहूरी मुल्क में होता है कि एक शख्स को आप जमहूरी आवाज उठाने पर और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर 30 दिन के लिए बंद कर दे, जबकि वो गए भी नहीं है, जबकि वो शरीक भी नहीं हुए। फिर एक इवेंट हो चुका है और पुरअमन हुआ है और बड़ा कामयाब हुआ है। इनके जमहूरी जो गैर जमहूरी हथकंडे थे वो नाकाम हुए हैं। अब तो कोई कानून ही नहीं कहता कि आप उनको 30 दिन के लिए बंद कर लें। हमें यह समझ आ रहा है कि ये फासिस्ट हुकूमत है, ये जालिम हुकूमत है, इनके दिलों में रहम नहीं है। पाकिस्तानी है ना, कोई मकबूजा कश्मीर थोड़ी है, ये कोई गैर मुल्की थोड़ी है, ये पाकिस्तानी है, अपने राइट्स के लिए अपना जमहूरी हक अदा कर रहे हैं। आप उनको 30 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म और बर्बरियत और क्या हो सकती है कि ये हुकूमत अपने अवाम पर जुल्म ढा रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये जालिम है, ये फासिस्ट है और ये मुसल्लत किए गए हैं। इनको अवाम का, पाकिस्तान का कोई दर्द नहीं है। ये अपनी ख्वाहिशात, अपनी जाती इंतकाम और उसकी आग में जल रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तानी अवाम पर ये जुल्म ढा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका ये कहना है कि 30 दिन के लिए अपोजिशन रहनुमाओं बहुत को। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयों में टोबा सूबे भर में चौथे नंबर पर आ गया। जिला में क्या कार्रवाइयां की गई हैं, कितने जुर्माने किए गए हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार घुमन, बताइएगा क्या कार्रवाइयां की गई हैं और क्या क्या जुर्माने हुए? जिला टोबा टेक सिंह में गिरां फरोशियों के खिलाफ, जहीरा अंदोजों के खिलाफ और जो महंगे दामों अशिया फरोख्त करते थे उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, इस पर ये पूरे पंजाब में चौथे नंबर पर आया है। 9,000 से ज़ायद जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को कार्रवाइयाँ की गई, इंस्पेक्शंस की गई। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज़ प्राइसेस वेट एंड मेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ इरफान। उनसे बात करते हैं कितनी कार्रवाइयाँ की गई, कितनी टीमें आपकी फील्ड में मौजूद हैं और कितने लाख रुपए लोगों को जुर्माना किया गया और उसका क्या असर नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट का इस हवाले से काफ़ी फोकस था कि जो प्राइसेस जो ऊपर जा रही हैं इनको कंट्रोल किया जाए। इस हवाले से डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आई और डीसी साहब ने जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, तकरीबन इस ज़िले में 30 हैं, उनको हदायत की कि आपने डेली पे जाके उस पर मौके पे जाके फ़ाइन करना है और मैक्सिमम इंस्पेक्शन करनी है ताकि जो रेट है उसको डाउन किया जाए। जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस हवाले से तकरीबन 9,000 जो रेट्स किए गए हैं और तकरीबन 5 को जो बंदे थे ओवर चार्जिंग में इन्वॉल्व पाए गए और उनके ऊपर तकरीबन 8-9 लाख टोटल फ़ाइन हुआ। और इसको देखते हुए देखें, अभी आप चीनी का जो रेट है वो भी डाउन हो रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं, आटा है पर्टिकुलरली, ये भी नीचे आ रहा है।
کیونکہ گورنمنٹ کے خاص طور پر فوکس تھا کہ جو آٹا اور چینی کی جو اوور پرائسز ہیں نا، اس کو آپ نے انشور کرانا ہے، اور باقی بھی چیزیں جو مارکیٹ میں ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ نیچے آ رہی ہیں۔ آپ نے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا بھی سروے دیکھا ہوگا، اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کی قیمتیں وہ نیچے ہوئی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ پرائس جسے ڈیلی بیسس پہ جا کے ان پہ انشور کروا رہے ہیں ریٹ گورنمنٹ کا۔ جی بالکل، روزانہ کی بنیاد پر چیف سیکرٹری پنجاب بھی تمام ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر جو کارروائیاں کی جاتی ہیں اس کی بھی اپڈیٹ لے رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر کارروائیاں کرنے میں پنجاب میں کیہو پورہ، دوسرے نمبر پر اوکاڑا، تیسرے پہ لودھرا، جبکہ ٹوبا ٹیک سنگھ چوتھے نمبر پر ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ماہ رواں ماہ مزید کارروائیاں کی جائیں گی، اور جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں ان کے خلاف بھاری جرمانے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پولیو اور اس حوالے سے پولٹری، لائیو سٹاک اور فارماسیوٹیکل کی قائمہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پولٹری کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے شیراز پر سے۔ جی شیراز، آگاہ کیجیے گا۔ ویٹنری، فارماسیوٹیکل، لائیو سٹاک اور اس کے ساتھ ساتھ پولٹری کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں، آج ان کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ایک سوال جو کہ موسم سرما کے دوران ہر شہری کے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈوں کی قیمتیں اس دفعہ تمام ہسٹری کے قیمتوں کو کراس کر چکی ہیں۔ اس کی کیا ریزنز ہیں، یہ جاننے کے لیے ڈاکٹر سجاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے تینوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور آج کی میٹنگ کے ایجنڈے کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہیں گے ان سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ آج کی میٹنگ کا ایجنڈا کیا رہا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے۔ آج کی میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے ہمارا، اس میں مین یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو آج کل ڈیزیز چل رہی ہے پولٹری میں، اس حوالے سے بات کرنی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے مارکیٹس کے ریٹس ہیں اس میں کچھ پرابلمس تھیں، ان پرابلمس کو دیکھنا تھا کہ یہ ریٹس، اس کا عوام کو فائدہ، اگر ریٹس فارمر جتنے بھی کم ہوتے ہیں وہ جو ڈفرینس ہے وہ فارمر کو 27 روپے، 28، 30 روپے کا ڈفرینس فارم سے لے کے کنزیومر تک جا رہا ہے، وہ اتنا ہونا نہیں چاہیے۔ اس میں بھی کچھ باتیں ہیں، وہ میٹنگ میں ڈسکس کر کے اس کو ہم نے جو ہمارے ڈی سی فیصل آباد ہیں ان کے اور کمشنر فیصل آباد کے نالج میں ہے کہ یہ عوام کا بھی استحصال ہو رہا ہے، نہ اس کا فارمر کو فائدہ ہو رہا ہے نہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، درمیان میں لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو انڈوں کی قیمتیں اس دفعہ بڑھ رہی ہیں وہ ماضی کی تمام ریٹس کو کراس کر گئی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا وجوہات ہیں؟ انڈوں کا جو مین ہے بٹ صاحب اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو پچھلے 2 سال ہیں وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کی جو اصل سرمایہ تھا اس شعبے میں لگا ہوا انڈوں میں، وہ لوگ ضائع کر چکے ہیں۔ اس میں 1 لاکھ برڈ کے بھی شیڈ ہیں، 30 20 40 ہزار کے ہیں، ان کے پاس مرغی پالنے کے پیسے نہیں تھے۔ صرف اس وقت 30% لوگوں نے مرغی ڈال سکے ہیں، اور باقی جو 70% شیڈ ہیں وہ بند ہیں کیونکہ ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا مرغی پالنے کے لیے۔ یعنی نئے شیڈ جو ہیں ان کے اضافے میں کمی ہوئی ہے اس دفعہ؟ نہیں، جو پرانے شیڈ تھے وہ لوگ ڈال نہیں سکے مرغی، شیڈ کھڑے ہیں لیکن مرغی نہیں ڈال سکے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پچھلے نقصان اتنے ہو چکے ہیں۔ صرف 30% لوگوں نے ڈالا جن کے پاس سرمایہ تھا یا کہیں سے وہ سرمایہ کا ارینجمنٹ کیا انہوں نے مرغی ڈال لی ہے۔ میجارٹی شیڈ بند ہیں، جب 70% بند ہوں گے، 30% کام کر رہے ہوں گے تو ریٹ تو بڑھنے ہی ہیں۔ تو ریٹ بڑھنے ہیں، یہ وجوہات ہیں بیسکلی جو ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ بہرحال آج ان تینوں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں منعقد ہوا ہے، جس کو چیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سونے کی قیمت میں 1200 روپے فی تولہ اضافہ، 1,10,700 روپے کا ہو گیا، جبکہ فی 10 گرام سونا 860 روپے اضافے کے ساتھ 94,740 روپے کا ہو گیا۔ بات کرتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صرافہ مارکیٹ میں آج سونے کی قیمت میں 1200 روپے فی تولہ اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 1,10,700 روپے ہو چکی ہے۔ 10 گرام سونے کی بات کی جائے تو 10 گرام سونا بھی 860 روپے اضافے کے بعد 94,740 روپے کا ہو گیا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں پچھلے 3 دن سے کمی آ رہی تھی، جس کے بعد جو صرافہ مارکیٹ کے تاجر ہیں وہ خوش تھے کہ سونا سستا ہوگا، کاروبار چلیں گے، لیکن آج پھر 1200 روپے فی تولہ اضافے کے بعد تاجروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا کہیں گے آپ، آج پھر سونے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا؟ جی بالکل، آج پھر کل کی نسبت 1200-1300 روپے تولہ بڑھ چکا ہے، اور
कस्टमर निकला भी है कोई लेन देन शादी के मामलात में को अपना जेवर बनाने के लिए, लेकिन वो फिर गैर यकीनी सी सूरत हाल में वो फैसला नहीं कर पा रहा कि कल फिर कम हो जाए, फिर देखते हैं। कारोबारी मतलब सूरत हाल मंदे की शक्ल में बरकरार है ये। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। सोने के जो नर्ख हैं वो कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। गाहक मार्केट में निकल रहे हैं क्योंकि शादियों का भी सीज़न है, लेकिन बेयकीनी की सूरत हाल ये है कि जो गाहक है उसका जहन नहीं बन पाता कि क्या वो आज सोना ख़रीदे या शायद कल सस्ता हो जाएगा तो फिर ख़रीदेगा। और ये इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अगर सोने की कीमत कम होती है तो इससे उम्मीद की जा रही है कि कारोबार अच्छे तरीके से चलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की हिदायत। किसी भी टैक्स गुजार की तफसीलात लीक करने पर मुतल्लिका मुलाजिम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि टैक्स गुजारों का जो डाटा है वो खुफिया रखा जाए। इस हवाले से टैक्स गुजारों की टैक्स अदायगियों और उनकी आमदन के हवाले से जो भी तफसीलात हैं वो खुफिया रखी जाएँ। किसी भी मुलाजिम को FBR का जो है उसको इजाज़त नहीं होगी कि वो ऑनलाइन सिस्टम से टैक्स गुजार का डाटा लीक करे। अगर इस हवाले से कोई भी शिकायत मौसूल होती हैं तो मुतलका मुलाजिम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि वो टैक्स गुजारों की तफसीलात, उनकी टैक्स अदायगियाँ, उनकी आमदन, असासे उनको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए इक़दाम करें और इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो लीक होने पर या ज़ाहिर होने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पोलियो रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ। DC चिन्योट का कहना है कि पोलियो कैंपेन के 3 रोज के अंदर जिला भर में 99% बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। कैश ऑफ डे के दौरान बाकी मानदा बच्चों को भी कतरे पिलाए जाएंगे। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आसिर नूर से। जी राना आसिर नूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला चिन्योट में पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज़ था और इस दौरान जो है 2 लाख से बच्चे बात करेंगे। डी साहब, आपने आज दोबारा मीटिंग की और चेक किया है, क्या सूरत हाल है और जो टीमें थी उनका काम कैसा रहा, कितने बच्चे तक हो चुके हैं? जी, इस कैंपेन के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट का टारगेट 2,39,000 बच्चे थे 5 साल से कम उम्र के। तो आज तीसरा दिन कैंपेन का था। टोटल 768 टीमें जो हैं हिस्सा ले रही हैं इस कैंपेन के अंदर। तो अब तक जो है आज तीसरे दिन तक हमने टारगेट का 99% जो है 99% हमने अचीव कर लिया है। अभी हमारे पास 2 दिन और हैं, कैचअप डेज हैं कल और परसों का। तो इंशाल्लाह हम टोटल टारगेट का 100% और से ऊपर इंशाल्लाह जो है हम अचीव करेंगे। सर, स्कूल बंद हैं, कुछ जो लोग हैं अपने गांव में गए हैं, कहीं और गए हुए हैं, तो बच्चे जिन्होंने यहाँ मौजूद हैं उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? जी, उसमें जब स्कूल बंद हों तो फिर हमारा सारा टारगेट हाउस होल्ड बन जाता है। उससे पहले स्कूल भी है, ट्रांजिट पॉइंट्स भी होते हैं, फिक्स पॉइंट भी होते हैं, उसमें डिवाइड हो जाता है। तो अब इस दफ़ा इस कैंपेन में हमारा सारा फोकस हाउस होल्ड कवरेज के ऊपर था। और उसमें जो गैस चिल्ड्रन है उसका एक अलग से पोर्टल बना है, उसमें हम डेटा अपलोड करते हैं। अगर हमारा बच्चा यहाँ से फैसलाबाद गया है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में गया तो हम यहाँ से डेटा अपलोड करेंगे तो उस ज़िले का जो ऑफिसर्स होंगे, हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, वो वहाँ से चेक करके उसको जो है वो ड्रॉप कर देंगे, वो क्लिक कर देंगे कि इन्होंने इसने यहाँ से पिए हुए। अगर वहाँ से नहीं पिए हुए तो हमारे पास वो डैशबोर्ड में आ रहा होगा। तो इस तरह इंशाल्लाह वो हमारे गैस चिल्ड्रन भी कवर हो जाते हैं।